चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, बड़े ध्यान से समझना शुरू करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो इन दो चीजों को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं उसका। A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है। और इसका अगर हम LHS लेते हैं तो LHS में तो हमें हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, RHS लेंगे। RHS में है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए सेट की जो प्रॉपर्टी हैं अब तक जितनी भी पढ़ी हैं उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा यूनियन, और इसे बदल के ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है। ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको वेन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करिए। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हमने एक सेट ए बना दिया और एक सेट बी बना दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए माइनस बी की, तो इसका मतलब होता है कि ए के अंदर से बी के एलिमेंट निकाल दो। तो ये जो हिस्सा है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, ए माइनस बी को, क्योंकि हमने ए के अंदर से बी के जो एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया है, निकाल दिया। तो जितना भी ये शेडेड पार्ट है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, ये बी है तो बी डैश होगा इसको छोड़कर सारा, मतलब बी को छोड़कर बाहर जितना भी है सारा बी डैश होगा। तो बी डैश का और ए का जो इंटरसेक्शन है, मतलब बी डैश का और ए का जो कॉमन पार्ट है वो फिर से यही होगा, यानी कि यही चीज ए इंटरसेक्शन बी डैश को भी रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने वेन डायग्राम से आपको ये समझाया, अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ साइड में, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने तीन चीजें ली हैं। एक तो यूनिवर्सल सेट लिया है जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं, एक सेट ए ले रखा है जिसके एलिमेंट ए और बी हैं, और एक सेट बी ले रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो ए के अंदर बी का एलिमेंट क्या है, स्मॉल बी है, इसको हटा देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए माइनस बी की वैल्यू तो ये आ गई। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू। तो उसके लिए पहले तो बी डैश निकाल लो जरा। अगर ये बी है तो बी डैश क्या होगा, बी के जितने भी एलिमेंट है उनको यू में से हटा देंगे तो बी डैश कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए ये है और बी डैश ये है, इनके अंदर देखो कॉमन क्या है, ए है, ठीक है। और देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश भी ए आया और ए माइनस बी भी क्या आया, ए आया। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है कि ए माइनस बी की जगह हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। अब इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये सेट चैप्टर में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर करेंगे, इस बुक का सबसे आखिरी चैप्टर जो है उसमें भी ये चीज बहुत इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो जो चीज हमने यहाँ पे की है उसको साइड में लिख देते हैं। तो इस तरह से उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखिए। अब हम इसको पूरे को ऐसे लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। एक तरह से जैसे कॉमन निकालते हैं ना, मान लो हम यहाँ से ए कॉमन निकाल लें, इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन बी डैश, ठीक है। असल में हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल किया है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ एसोसिएटिव लॉ। ऐसा होता है कि इस तरह से जब भी हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन दोनों जगह लगा, वो यहाँ पे लगा दिया, बी यूनियन बी डैश हो गया। तो इस तरह से जब भी कॉमन निकालते हैं तो उस लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जब आपको लॉज पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये चीज लिखवाई थी, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं पीछे। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, बी में और उसके कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट जब लेंगे तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था,
ठीक है, तो अगर किसी सेट को और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेट के सारे एलिमेंट लेंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट लेंगे। मान लो बी ये है तो बी के सारे एलिमेंट लेने हैं और बी का कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा सारा का सारा, उसके भी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो एक तरह से हम पूरा क्या ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं। ठीक है, तो बी यूनियन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आता ए यूनियन ए डैश तो उसे भी यू लिखते। अगर यहाँ आता जी यूनियन जी डैश तो उसे क्या लिखते, यू लिखते। ठीक है, अब ए में और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा, ए होगा। इसको भी आप वेन डायग्राम से समझ लें, वैसे इजी है समझना। ये सेट ए है, ठीक है, और ये बाहर ये पूरा जो है रेक्टेंगल ये यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन क्या होगा, यही तो होगा, और ये क्या है, ए है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये पूरा किसके इक्वल है, ए के इक्वल टू LHS। पूरे को एक बार फिर से देखते हैं, इसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे और उसमें भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। दोबारा से समझिए, तो हमने क्या किया, उसका RHS ले लिया। सबसे पहले हमने a माइनस बी को लिखा a इंटरसेक्शन b डैश, मैंने आपको इधर समझाया था दोनों तरीके से। इसके बाद हमने क्या करा, a कॉमन निकाल लिया, इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। कॉमन ऐसे निकालोगे तो एसोसिएटिव लॉ, और अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज वापस आ जाएंगी, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद ए में और यूनिवर्सल सेट में कॉमन, सॉरी, बी यूनियन बी डैश को क्या लिख दिया, यू लिख दिया। ए यूनियन ए डैश को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। डी यूनियन डी डैश को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। कहने का मतलब ये किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन अगर निकाला जाएगा तो हमें मिलेगा यूनिवर्सल सेट। अब किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वही सेट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है उसे अगले पेज पर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे। LHS में है A यूनियन B माइनस A, ठीक है। फिर A यूनियन B माइनस A को क्या लिख देंगे, B इंटरसेक्शन A डैश। अभी अभी हमने सीखा था, यहाँ पे देखो, जैसे हमने A माइनस B को A इंटरसेक्शन B डैश लिखा था, उसी तरह से B माइनस A को क्या लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन A डैश। B माइनस A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A डैश। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या किया था, कॉमन निकाला था तो एसोसिएटिव लॉ कहा था। अब अंदर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। तो हम इसकी जो मल्टीप्लाई है वो अंदर कर देते हैं। A यूनियन B बनेगा, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर A यूनियन A डैश बनेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लॉ लगाया उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इधर लिख दिया है मैंने साइड में। अब इसके बाद A यूनियन B तो ऐसे ही रहेगा, इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश आ गया ना। फिर से देखो, जैसे यहाँ पे B यूनियन B डैश आया था उसको U लिखा था, इसी तरह से A यूनियन, तो A यूनियन A डैश जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि मान ये पूरा का पूरा कोई ना कोई सेट जरूर बनेगा, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन U के साथ निकालते हैं तो वही सेट वापस मिल जाता है। इसे आप फिर से एक बार देखिए, ये चीज हमने यहाँ पे भी की थी। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वही सेट आ जाता है। तो इसे आप पूरे को एक सेट मान लीजिए। किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालते हैं तो वही सेट हमें मिल जाता है। ठीक है, और इस सवाल में हमें यही प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। एक बार फिर से समझते हैं। A यूनियन B माइनस A, LHS हमने लिख दिया। B माइनस A की जगह लिखा B इंटरसेक्शन A डैश। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने के बाद हमने देखा A यूनियन A डैश, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब यूनियन निकलता है तो बनता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा। तो इस सवाल में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें पिछले सवाल वाली ही थी, और जिनको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से समझा था। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस पूरे सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सरसाइज का 9वां सवाल बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो मामूली सा डिफरेंस नज़र आता है। जैसे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू ए है यहाँ पे, और वहाँ पे है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखो यहाँ यूनियन है, वहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, वहाँ पे यूनियन है, तो साइन मतलब चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेते हैं और इक्वल प्रूव करते हैं ए के। तो पार्ट फर्स्ट में हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल होगा। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, इसलिए आसानी से लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। अब ये कैसे हो गया, ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन ये चीज़ कहाँ से है, तो इसको आप एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। हमने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट हैं ए कोमा बी, और एक दूसरा सेट लिया जिसके एलिमेंट हैं बी कोमा सी। क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो वो भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकल कर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है क्या ए का सबसेट है। भाई हर सेट अपने आप को तो सबसेट होगा ही। क्या ए इंटरसेक्शन बी भी ए का सबसेट है? ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आया, तो क्या वो ए का सबसेट नहीं है? बिल्कुल है। तो अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर ए जो है वो ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन को और ध्यान से समझिएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी ए का सबसेट बन जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और इसको समझने के लिए भी इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो हमने पहले से ही निकाल रखा है, अब इसका यूनियन निकालते हैं ए के साथ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए के और ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे। तो ए के एलिमेंट है ए कोमा बी, और ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या है, बी, तो वो तो ले ही रखा है हमने। अब ये जो सेट है ये आप किसको देख रहे हैं, ये ए के इक्वल है। ठीक है, ए के इक्वल तो है, साथ ही साथ ये देखो ना, इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। तो क्या हम इसको ए का सबसेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं, तो इस पूरे को ए का सबसेट कहा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने 3 स्टेप किए हैं, तीनों को बड़े ध्यान से समझिए फिर से। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसको लिखने में कुछ बुराई नहीं। फिर हमने लिखा कि अगर ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखा, फिर देखा कि उसके सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये जो है ए का क्या होगा, सबसेट होगा। उसके बाद हमने लिखा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। हमने यहाँ पे दिखा भी दिया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा उसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर मौजूद होंगे, यहाँ तक कि वो खुद ए के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल्सो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। जिस तरह से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ऐसे ही ए भी तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा। यहाँ पे देखो जरा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को हमने ए निकाला था, मतलब ये ए के इक्वल आया था। अब ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं और जो ए के एलिमेंट आप देख रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो ए को इसका यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट कहा जा सकता है। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। और दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये पता चला कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, और ए जो है उल्टा भी है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर ए बी का सबसेट है और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। तो अगर ये पूरा इसका सबसेट है, इसे पूरे को ए मान लो, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सवाल अगर एग्जाम्पल की मदद से किया जाता तो अब तक ये ख़त्म भी हो जाता, लेकिन हमें इस तरीके से करना सीखना ही पड़ेगा। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं।
हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने ये दिखा दिया था कि अगर ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। फिर अगर हम इसके साथ यूनियन लगा दें तो भी वो ए का सबसेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर ये पूरा ए का सबसेट है तो ए भी इस पूरे का क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ पे हमने दिखाया एग्जाम्पल की मदद से, ये इसका सबसेट ये उसका सबसेट, दोनों इक्वेशन से पता चला कि ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और पार्ट सेकंड हम इसी की हेल्प से करेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा। तो पार्ट सेकंड का जो LHS है ना, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, LHS ऑफ पार्ट सेकंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसके बाद हम इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए जो है उसे क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, क्योंकि ए दोनों सेट ए हैं तो दोनों के अंदर कॉमन ए ही तो होगा। इसे भी एग्जांपल की मदद से देख लो। देखो ये सेट ए है, एक दूसरा सेट ए लिख दिया हमने, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इनके कॉमन एलिमेंट लेंगे ना, और जब इनके कॉमन एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए भी आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, ए। किसी भी सेट का उसके साथ ही इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की जगह पार्ट फर्स्ट से क्या लिखा जा सकता है, ए लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब मान लो एग्जाम में सीधा सेकंड पार्ट आ गया, तो उसके लिए पहले आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाना पड़ेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर केसेस में कि दोनों पार्ट एक साथ आते हैं, पहले इसको करते हैं प्रूव, फिर इसकी मदद से वो वाला प्रूव किया जाता है। सेकंड पार्ट को एक बार फिर से देखते हैं। तो सेकंड पार्ट का जो LHS था वो ये था, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए को ए लिख दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इस पूरे की जगह फिर हमने ए लिख दिया, क्योंकि हम पार्ट फर्स्ट में ऐसा प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। खूब ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह के सवालों को समझने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और 10वां सवाल करते हैं। चलिए, इसके बाद 10वां सवाल है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट टू इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होने के लिए बी को सी के इक्वल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये दिखाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल तो हो गया, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, उनको देख लेते हैं जरा, क्या एग्जांपल हो सकते हैं वो। जैसे कि हमने सेट ए का एग्जांपल लेते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल टू 0, 1। दूसरा सेट बी ले लेते हैं 0, 2, 3, ठीक है। इस तरह से लेंगे कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आना चाहिए, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा। और क्योंकि यहाँ तीसरे सेट की बात भी कर रहे हैं तो उसको भी ले लेते हैं, सी सेट ले लेते हैं 0, 4 और 5, ठीक है। ऐसा सोचना है अपनी मर्जी से कि ए इंटरसेक्शन बी जब निकालें तो वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आना चाहिए। अभी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो देखो कितना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तब भी इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इससे साबित होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। लेकिन क्या बी और सी इक्वल हैं? मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा, अगर बी जो है वो 0, 2, 3 है और सी क्या है 0, 4, 5 है, क्या बी और सी एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, लेकिन बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा इस एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। सेट ए के एलिमेंट है ए कोमा बी, सेट बी के एलिमेंट ए बी सी हैं, तो दोनों के अंदर ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए और सी की बात करें तो ए के अंदर ए बी है और सी के अंदर ए डी ई है, तो दोनों में फिर से ए कॉमन आ जाएगा। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमें ए मिलेगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो भी हमें ए मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन क्या बी और सी एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट है ए बी सी और उसके एलिमेंट ए डी ई।
तो ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल देकर आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल। ठीक है, तो लिखा है कि ए एंड बी द सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों की मदद से ए को बी के इक्वल करना है। तो हम अपने सवाल की शुरुआत इससे करेंगे, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे बिकॉज ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा गिवन। इसके बाद हम दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे। हमें ए को बी के इक्वल प्रूव करना है। पहली बार हम इसका दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन लेंगे, दूसरी बार हम इसी को लेकर दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है वो देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जो गिवन था इसको लिखा और दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन ले लिया। अब आगे सोचिए क्या करना है, थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए। तो आपने सोच लिया होगा इसके बारे में, शायद आपको ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह हम ए लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, उसी के रिजल्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए जरा, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था, जहाँ पे हमने प्रूव किया था ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। बी की जगह कोई भी सेट हो सकता है, फिलहाल हमारे सवाल में बी की जगह पर एक्स लिखा हुआ है। ये देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसका रिजल्ट भी ए आया था और इसका रिजल्ट भी ए आया। यहाँ पर कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, तो हमने इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह ए लिख सकते हैं। इसके अलावा इधर का ए तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब ये जो ए इंटरसेक्शन एक्स दिखाई दे रहा है, इसकी जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, यहाँ पे लिखना बिकॉज ए इंटरसेक्शन एक्स जो था वो क्या था, 5 था। इसके बाद अगर हम 5 के साथ किसी का भी यूनियन निकालते हैं तो वही सेट आ जाता है। ठीक है, ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया, तो हम आसानी से कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ऐसे बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, वहाँ पे देखिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि ए जो है वो सेट ए जिसके एलिमेंट है ए कोमा बी, सेट बी के एलिमेंट हैं ए बी और सी। जब इनका इंटरसेक्शन निकाला तो एक तो ए कॉमन आ गया और एक बी कॉमन आ गया, ए बी कॉमन आ गया, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है तो क्या हम ए को सबसेट नहीं कह सकते बी का, ए को बी का सबसेट नहीं कह सकते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप ये ना भी लिखें, खाली यहीं पे छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हम अपने सवाल को प्रूव कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ए इक्वल आता है ए इंटरसेक्शन बी के तो हम आसानी से लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से अगर बी इक्वल आता है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के, तो हम आसानी से लिख पाएंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये आएगा बल्कि अगले पार्ट में, ध्यान से देखना। तो इसको फिर से रिपीट करते हैं। ये गिवन था, दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन ले लिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह ए लिख दिया। ये रिजल्ट हमने अभी देखा था, प्रूव किया था पिछले सवाल में। ये ऐसे ही रहा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहा, यूनियन भी ऐसे ही रहा। इसकी जगह पर 5 लिख दिया क्योंकि दे रखा था। फिर 5 का यूनियन अगर निकालते हैं किसी भी सेट के साथ तो वही सेट वापस आ जाता है। ठीक है, और अगर ए इक्वल आता है ए इंटरसेक्शन बी के तो ए को बी का क्या कहा जा सकता है, सबसेट कहा जा सकता है। अब हम अगले पेज पर इसको दोबारा लेंगे और इसके साथ अब बी का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगले पेज पर दोबारा से इसको लिख दिया गया है। अब दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स
इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें बी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को अंदर भेज देंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे इस पूरे की जगह बी लिख दिया जाएगा। देखो जैसे पिछले में लिखा था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह ए लिखा था, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स की जगह बी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है उसको लिख देता हूँ। इसके बाद बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो। यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहेगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह देखो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या आएगा, फाई आएगा। पूरा सवाल पिछले वाला ही रिपीट हो रहा है। फाई का किसी के साथ भी यूनियन निकालते तो वही सेट आ जाता है। अब अगर बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन बन गई सेकंड। ये चीज यहाँ पे वही हुई है, देखो अगर ए आता है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, अगर बी आता है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर तो बी को ए का सबसेट कहेंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चलता है कि ए तो सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। एक और चीज नोटिस करिए जरा, ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के, और बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। जब दोनों ही सेम के इक्वल हैं, ए भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर और बी भी उसी के बराबर है, तो क्या हम ए को बी के इक्वल नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चाहे तो हम ये सबसेट वाला पार्ट लिखे ही ना, लेकिन मैंने आपके सही से समझाने के लिए इसको लिख दिया। तो अच्छा सवाल था, क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सवालों के पीछे हाथ धोकर पढ़ जाइए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं क्या है। फाइंड द सेट ए बी सी, तीन सेट ए बी सी का पता लगाना है, ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, मतलब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन निकालें और इन दोनों का निकालें और पहले और आखिरी वाले का इंटरसेक्शन निकालें तो वो कैसा आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेकिन अगर सबका एक साथ इंटरसेक्शन निकालें तो वो एम्प्टी आना चाहिए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल देने सोच समझ कर। तो मान लो हम ले लेते हैं सेट ए को ए कोमा बी और सेट बी को ले लेते हैं बी कोमा सी। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें बी कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से सी सेट में ले लेते हैं ए और सी। ए और सी मैंने इसलिए लिए, ए तो उसका ले लिया और सी इस वाले का ले लिया, तो जब इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें सी आ जाएगा और जब इसका उसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें ए आ जाएगा। निकाल के दिखा भी देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, जो कि फाई के इक्वल नहीं है। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, उसमें कॉमन आएगा सी, ये भी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल दो तो वो क्या आएगा, ए आएगा, ये भी एम्प्टी नहीं है। लेकिन बट अगर इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो तीनों में, इन तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं दिखता। ए तो इसमें और इसमें है, बी इन दोनों में है, सी इन दोनों में, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, फाई है। तो हमने ऐसा एग्जांपल दे दिया कि ये तीनों नॉन एम्प्टी आएंगे, लेकिन एक साथ जब निकालेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। कुछ और एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे कि आप ए ले लो 0,1, बी ले लो 1,2, 1 इसका ले लिया, और सी तो पता ही होगा ना क्या होगा, एक तो इसका एलिमेंट ले लो 0 और एक इसका एलिमेंट ले लो 2।
ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 2 आएगा। और ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 0 आएगा। तो सब में कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन तीनों का एक साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों में कॉमन आ रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरह से 12 तक के सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हुए जो सवाल हैं एक्सरसाइज के, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगला लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।